I am here to teach about the force and laws of motion, that is class 9, chapter number 9. Okay, class 9, chapter number 9. As students, we have studied in class 8 what is force. A push or pull is a force. We have studied. और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा था वहाँ पर, ठीक है, जैसे देख लीजिए, ठीक है। वैसे फोर्स जो होता है वो पुश और पुल ही होता है, उसके अलावा फोर्स जो है दूसरा नहीं होता। लेकिन मेरा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो थोड़ा सा डेफिनेशन भी बढ़ना चाहिए, डेफिनेशन का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब पुश और पुल इज ए फोर्स बार बार हमेशा यही करते रहें तो ठीक नहीं लगता ना, जिंदगी में ठीक लगता है नहीं। मैंने जब कराया था ना क्लास 8 में तो पहली बार मैंने पूछा था व्हाट इज फोर्स, तो प्रत्येक स्टूडेंट से मैंने पूछा था, सब के सब यही बोल रहे थे, पुश और पुल इज फोर्स, अ पुश और पुल इज फोर्स, अ पुश और पुल इज फोर्स। मैंने सोचा कोई तो स्टूडेंट होगा जिसका दिमाग थोड़ा सा एडवांस होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं था वहाँ पर। आप हो सकते हैं वैसा होंगे, ठीक है। तो एक फोर्स है क्या, देखिए हम जब कभी भी कोई चट्टान को धकेलना चाहे, कोई दीवार पर फोर्स लगाते हैं, फुटबॉल को उठा रहे हैं तो क्या करें, पुश, ठीक ठीक है, याद रहे, पुश कर रहे हमेशा, गेट खोल रहे हैं पुश कर रहे हैं, एवरीथिंग हमेशा हमारे जितना भी काम होता है वहाँ कुछ ना कुछ हम लोग एफर्ट लगाते हैं। तो एक फोर्स जो है वो भी एक एफर्ट है, और वो एफर्ट करता आखिर क्या है, तो वो जो एफर्ट जिस पर लगता है उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन में, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट में चेंज करता है, ठीक है। फोर्स इज एन एफर्ट विच चेंजेस द डायरेक्शन एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट ऑन इट। इसका मतलब समझने की आवश्यकता है कि फोर्स क्या है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है विच ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और ट्राई टू चेंज द शेप, इज कॉल्ड फोर्स, और चेंज द शेप। इसका मतलब ये है कि यदि हमने इस चौक को उठाया है तो यहाँ पर रखा है, ये गिर नहीं रहा क्योंकि मैंने इधर से फोर्स लगाया, मैंने इसको ऊपर ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसमें फोर्स लगा रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, जिस तरह से स्टेट था उस तरह से स्टेट है ये, ठीक है। फोर्स जैसे ही लगा रहे तो इसका शेप और साइज में तो डिफरेंस नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका जो पोजीशन था उस पोजीशन में अंतर हो रहा है। मतलब बल एक ऐसा भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु की अवस्था तथा गति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, बल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कोई भी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है या तो डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। डिस्प्लेस करना मतलब वहाँ से थोड़ा सा साइड करना, ठीक। जैसे हम एक ब्लॉक लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये मेरा सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने इधर से फोर्स लगाया, इधर से थोड़ा धक्का दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने फोर्स दिया वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है इसके जगह को परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा एग्जांपल, आपके घर में रोटी पकता होगा, रोटी पकता होगा, तो उस रोटी पकता होगा तो रोटी पकाने से पहले जो आटा को हम लोग गूंथते हैं, ठीक है, उस आटे पर फोर्स लगाएंगे। जैसे इस तरह से था पहले, उस पर फोर्स लगाने के बाद देखेंगे अब क्या हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये इस तरह होता है कि नहीं, यहाँ पर होता है कि नहीं। इसका मतलब उसका शेप और साइज में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, ठीक है। बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कहीं घूमना होता है तो वहाँ क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं हैंडल पर, और हैंडल को थोड़ा सा फोर्स करते हैं। इसका मतलब क्या है, फोर्स कर क्या रहा है एक्चुअल में, तो फोर्स कर रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उसके शेप एंड साइज को चेंज कर रहा है, उसका पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कोई भी वस्तु पर लगने के बाद उसका डिस्प्लेस करता है या तो डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। बात समझ में आई। तो फोर्स का डेफिनेशन ये रहा, ठीक। और हम जहाँ तक समझते हैं कि फोर्स समझ में आ गया तो उसका यूनिट भी जान लेना चाहिए, ठीक। तो यूनिट ऑफ फोर्स, वी नीड टू स्टडी अबाउट यूनिट ऑफ फोर्स। हम लोग अभी जो है सो थोड़ा देर में बाद पढ़ने वाले हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताए है ना पिछले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन वाली सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यदि हम लोग यूनिट निकालना चाहेंगे, फोर्स का यूनिट निकालना चाहेंगे तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। सीजीएस यूनिट की बात करें तो केजी के जगह पर, किलोग्राम के जगह पे वहाँ क्या लगता है, ग्राम। सेंटीमीटर लगता है कि नहीं मीटर के जगह पे, तो यहाँ लगा दें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। और इसको बोलते हैं 1 डाइन। डाइन भूत चुड़ैल किसी वो नहीं, डाइन, ठीक है, डाइन। ओके, तो आज रहे 1 न्यूटन और 1 डाइन, दोनों क्या है, दोनों इधर यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन चूंकि हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो क्या दोनों सेम है, नहीं ना। यहाँ सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ मीटर है, यहाँ क्या है, सेंटीमीटर। तो दोनों में अंतर तो है, यहाँ केजी, यहाँ क्या है, ग्राम। तो क्या आप निकाल सकते हैं कितना होता है, 100% निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ 1 न्यूटन हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी को कितना लिखेंगे, 1000 ग्राम। मीटर को कितना लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, कितना हो गया, 10⁵, ठीक है। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन। तो बोलेंगे डाइन। ये समझ आई बात। मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन। यही मैं कहना चाह रहा था, यूनिट इसका बता रहा था। यूनिट इसका न्यूटन होता है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डाइन भी होता है। तो ये बात आपको समझ लिया से, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आई एम टॉकिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, ये समझ आई बात, कि इसका जो यूनिट है फोर्स का, वो यूनिट हो सकता है, सीजीएस यूनिट हो सकता है, एमकेएस यूनिट हो सकता है, एफपीएस यूनिट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में रहेगा यूनिट ही, है ना। तो फोर्स का मतलब समझ आया, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कोई भी ऑब्जेक्ट पर लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिस्प्लेस करने का कोशिश करे, या तो डिस्प्लेस करे, ठीक है, या तो यदि उस पर लगता है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करे, या तो लगने के बाद क्या हो, उसका शेप एंड साइज को चेंज करे। तो इसको बोलते हैं फोर्स। समझ आई बात। अब चलते हैं, क्या चलते हैं, इसमें पढ़ना है मोमेंटम। क्या पढ़ना है, मोमेंटम। Now we will start our study about momentum. मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं हिंदी में, संवेग, ठीक है। संवेग मतलब एक वेग जरूरी होना चाहिए, वेग मतलब वेलोसिटी होना चाहिए। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है मेरे पास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड देयर मोमेंटम। मतलब समझ में, हम बार बार बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। मतलब पार्टिकल जो से मूव करना चाहिए, उसका मास होना चाहिए, उसका कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, उसको बोलेंगे मोमेंटम, ठीक है। जैसे मोमेंटम हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है। अब चूंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो का साइन दिए, यहाँ भी क्या किए, एरो का साइन दिए। वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, वी हैव टू पुट अ साइन, एरो साइन, ओके, विच विल शो डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरो साइन को देना ही पड़ेगा। यही कहता है कि ये जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हो सकता है आपके बुक में ना हो, 9th क्लास के बुक में, लेकिन 11th क्लास के बुक में जरूर है, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलेंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम को एक्चुअल में समझिए, एक बुलडोजर है, बुलडोजर जा रहा है, ठीक है। तो बुलडोजर जा रहा है
तो उसका मास बहुत ज़्यादा होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। भले वो स्लो जा रहा है, रुका हुआ नहीं, स्लो जा रहा है, तो बुलडोजर जा रहा है तो उसका मास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मास बहुत ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा एग्जांपल, एक हम लोग फायरिंग करते हैं ना बंदूक से, तो बंदूक से फायरिंग करते समय, यहाँ पर देख रहे हैं आप, फायरिंग करते समय जो बुलेट निकलता है, ठीक है, तो उस बुलेट का मास तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। मतलब मोमेंटम एक्चुअल है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नॉन एज मोमेंटम, ठीक है। इसका यूनिट होता है जरूर, बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट मोमेंटम का, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आपको ये भी बताने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक। ये एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम ही है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हो। एंगुलर मोमेंटम हम लोग बाद में ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे, कभी हो सकता है यदि 9th क्लास में पढ़ना हो तो हम पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। तो अभी जो है सो मोमेंटम के बारे में समझ में आना चाहिए। मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, कि ऐसा वेग एक ऐसा फिजिकल फेनोमेना है, एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं इनर्शिया, जो बहुत जरूरी है, नहीं तो हम यहाँ खड़ा नहीं रह पाएंगे। इनर्शिया हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व। मतलब हम जो कह रहे हैं सुनिए, जब हम लोग चलते हैं ना बाइक में या तो बस में समझिए, तो बस जब रुकी हुई रहती है, बैठे हुए रहते हैं तो अच्छा लगता है। जब बस अचानक एक्सेलरेट होती है, अचानक चलना स्टार्ट करती है, तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की तरफ आते हैं, ठीक है। और जब ब्रेक मारता है तो झट से आगे तरफ जाते हैं। तो वो ब्रेक मारता है तब आगे तरफ जाना, अचानक से चलना स्टार्ट हुआ तब पीछे तरफ जाना, वो सब को कंट्रोल करने का जो क्वांटिटी है उसकी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच विल मेंटेन और एक्चुअल पोजीशन। मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो तुम्हारा पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, आपको वहीं रखना चाहता है जहां आप हैं, जिस तरह से आप हैं, वही है इनर्शिया। मतलब इनर्शिया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, जड़त्व का नियम, जड़त्व एक ऐसा भौतिक राशि है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके स्थान पर ही रखने का ऑर्डर देती है। मतलब चौक यहाँ पर है तो है, ठीक है, बोर्ड यहाँ पर है तो है, यदि यहाँ नहीं है, यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जड़त्व क्या है, जड़त्व का डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक। जड़त्व इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच वांट्स टू मेंटेन इट्स पोजीशन, ठीक है। डायरेक्शन को भी कंट्रोल करना चाहता है। आप यदि घूमना चाहते हैं तो कहता है नहीं आप घूमो मत, ठीक है। जड़त्व का 3 प्रकार होता है। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 प्रकार है किसका, जड़त्व का, मोमेंट इनर्शिया का। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होता है वो क्या काम करता है कि जब आप रेस्ट में रहते हैं, जब आप कहीं बैठे हुए तो बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब अचानक कहीं चलने की आवाज़ आती है, मतलब अचानक कोई मूवमेंट होता है बॉडी में, तो वहाँ पर जो है जो कंट्रोल करने का काम करती है इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे एग्जांपल में हमको बता रहे हैं, सबसे पहले सुनिए, जब आप कहीं बैठे हुए हैं, जैसे कि बस में बैठे हुए हैं, तो चुपचाप जब शांत है, बस भी रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हैं, तो वहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। लेकिन जब अचानक बस चलने लगती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी है मेरा ना, वो बस के साथ रेस्ट में, ठीक है। मेरा हेड से लेकर के फीट तक पूरा रेस्ट में। अब जब बस स्टार्ट करती है मूव करना, तो बस जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बस के साथ जो पार्ट मेरा बॉडी का कॉन्टैक्ट है, जैसे फुट, वो मूव करने लगती है, वो मोशन में आ जाती है, ठीक है, वो मोशन में आ जाती है। लेकिन ये जो हेड है वो क्या है, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि इनर्शिया के कारण। अब जब मूव करती है अचानक, जब मूव करती हैं अचानक आगे की तरफ बस, तो ये जो रेस्ट है वो कहता है नहीं यहीं रुको, क्या कहता है वो, यहीं रुको। इनर्शिया कहती है यहीं पर रुको, और हम आगे चल जाते हैं, ठीक है। हम जो ही आगे जाते हैं, ठीक है, मेरा नीचे का फिट जो नीचे का पोर्शन जो है फुट, वो आगे चला जाता है, तो ये पीछे जाना पड़ता है, ठीक।
वही दूसरा एग्जाम्पल इसका जस्ट ऑपोजिट में हम लेते हैं। जैसे कि आप बस चल रही है, ठीक है, अचानक कुछ आगे ब्रेक लगती है, तो बस जब चल रही होती है तो आपका बॉडी से लेकर के पूरा का पूरा फीट तक मोशन में रहता है, और जब अचानक ब्रेक लगता है ना तो आपका पैर जो है, मतलब आपका फीट जो है वो ब्रेक को ले लेता है, वो रेस्ट हो जाता है, लेकिन ये मोशन करते रहता है। इसी कारण से क्या करना पड़ता है, इसको आगे जाना पड़ता है। ठीक, ये मोशन कर रहा है, ये आगे जा रहा है, जड़त्व का नियम है, ये इनर्शिया का रूल है कि मेरा जो है ये पूरे बॉडी को कह रहा है कि आप आगे चल जाइए, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने बस में ब्रेक लगाया, जिसके कारण से मेरा बस के साथ जो कांटेक्ट था वो पोर्शन तो मेरा रेस्ट में आ गया, लेकिन ये रेस्ट में नहीं आ पाया, इसी कारण इसको आगे जाना पड़ा। दैट्स द रियल रीजन। ओके, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आप कहीं घूम रहे होते हैं, बाइक चला रहे हैं तो कहीं घूम होते हैं, यदि आप इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह पे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं तो आपका बॉडी इस तरह आ जाता है, वहाँ कौन काम करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीनों इनर्शिया आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अगला टॉपिक जो मेरा है वो क्या है देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मतलब जो गति का नियम है वही, मतलब जो मैंने मोशन का जो बताया था मोशन का चैप्टर में, कि गति जो हम लोग चलते हैं, कहीं जाते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, क्रिकेट से बैट्स मारते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, सब में जो मोशन होता है उसको कुछ रूल होता है। तो आप लोग वहाँ शौक रह चुके थे कि भाई ये तो खेलते इसमें रूल कहाँ होता है। तो अब मैं बता रहा हूँ रूल। यहाँ पर जो है न्यूटन साहब ने 3 रूल दिए थे। न्यूटन साहब ही पूरा फिजिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स को बनाए हैं। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो आप देख रहे होंगे। फर्स्ट रूल क्या है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट इस धरती पर है वो वही चाहता है जैसे कि तैसे रहे। इसका मतलब एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि कोई इससे बाहरी बल लगाया ना जाए, until and unless an external force act on it। मतलब न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का लॉ वही कहता है जो मैंने इनर्शिया में बताया। इनर्शिया क्या कहती है, इनर्शिया कहती है कि हम जहाँ हैं वहीं पे रहना चाहते हैं। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे। कब तक, जब तक कोई एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर एक्ट ना करे। ये चौक जो है सो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, ठीक है। अब यदि मैं इसको मूव करना चाहता तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि एवरीबॉडी, ये जो रेस्ट में था तो ये इनर्शिया इसको रेस्ट में रखा हुआ था, और यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट लॉ क्या है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट until and unless an external force act on it। मतलब तब, जब तक कोई बाहरी से बल कार्य ना करे, तब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इस पर ना करे, तब तक ये मोशन में ही रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बॉल को फेंकते हो ग्राउंड में इस तरह से जोर से, तो आप देख रहे हो थोड़ा देर बाद आकर के वो रुक गया, तो आप कहोगे ये नियम फेल कर गया, लेकिन ऐसा गलत है। ये नियम फेल नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि वहाँ पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था जो आप देख नहीं पाए, जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना बार बॉल उस पर गिर रहा है उतना बार फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, ठीक है। तो कारण वही है कि फ्रिक्शन के कारण से वो रुक रहा है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो वो चलते रहता, ठीक है। यदि वहाँ पर आप रेस्ट में हैं, यदि आपके सामने के डेस्क में एक पास पेन रखा हुआ वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक। क्या मूव करता है? नहीं, वो मूव नहीं करता। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, लेकिन जब आप उसको उठाते हैं तब वो रेस्ट में रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो इसका लॉ क्या है समझ भाई, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, a state of motion or rest until and unless an external force act on it।
बात समझ में आई आपको? इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सेकेंड लॉ में बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मोशन का ही रूल है, रेस्ट का नहीं है, मोशन का है। तो मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी होगा, उसका मास होगा, तो उसमें कुछ मोमेंटम भी होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम आ गया मेरे पास। मोमेंटम आ गया तो इस मोमेंटम में चेंज तो होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये डिपेंड करेगी वेलोसिटी पर। यदि वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम, वेलोसिटी ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। तो ये जो चेंज हो रहा है समय के साथ में मोमेंटम, वो जो है अप्लाइड फोर्स के इक्वल में होता है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। इसका मतलब मेरा कहना ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, मैंने इधर से क्या लगाया, फोर्स, तो ऑब्वियसली मूव करेगा, तो मूव करके ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर चला गया। ठीक है, मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था, फाइनल वेलोसिटी इसका क्या था, v था, इसका मास क्या है, m। ठीक है, यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम p1 मानते हैं, उसको क्या होगा, mu। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, हो जाएगा mv, इसको p2 मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, mu mv क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट के अनुसार से यदि हम चलें तो क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा मान लेते हैं t इज टाइम। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, तो मोमेंटम यदि चेंज हुआ है तो p2 माइनस p1 यही नहीं होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम, डिवाइडेड बाय टाइम। वीडियो समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो पूछ करके बैक जाइए, बैक से देखिए इसको। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम किसको बोलेंगे, मतलब चेंज क्या हो, मैं चल रहा था 10 के स्पीड में, लेकिन कोई धक्का मारा, मेरा बस स्पीड 20 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 20 माइनस 10, है ना, 20 माइनस 10, वही बोल रहे हैं। फाइनल था इतना, फाइनल p2 माइनस p1 बाई टी, ये क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा p2 माइनस p1, और रेट बोल रहा है इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, और बोल रहे हैं यही प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, जो मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया उसका। इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, देखिए उल्टा, F इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 बाय टी। अब यहाँ से नीचे लिखते हैं F इक्वल्स टू, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं k। अब k देते हैं तो p2 का जगह पे क्या है, mv, यहाँ पर लिखिए mv माइनस p1 के जगह पे क्या है, mu। ठीक है, बाय टाइम मैंने यहाँ लिख दिया t, m तो दोनों में है तो m को कॉमन ले लेंगे, लेते हैं कॉमन, आपने नोट कर लिया होगा, हमको भरोसा है। तो यहाँ पर f इक्वल्स टू k इंटू m को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, v माइनस यू बाई टी। तो आपको पता होगा v माइनस यू बाई टी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो f इक्वल्स टू क्या आया, k m a। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट से बार बार पता चलने के बाद पता चला इस k का वैल्यू कितना होता है, 1। तो k का वैल्यू यदि 1 होता है तो क्या होता है, f इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा mv। मतलब सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या कर रहा है, हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा है, एक फॉर्मूला दे रहा है, और उस फॉर्मूला का मतलब क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझते हैं, समझने की आवश्यकता भी है।
फोर्स जो है क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास है तो वो स्केलर है, ठीक है। और ये क्या है, ये वेक्टर है। तो फोर्स जो है सो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर, मास इनटू एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी। मेरा फॉर्मूला ये आया। इसका मतलब ये है कि फोर्स लगने के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। डायरेक्शन में मूव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हम आपको इधर से मारे तो क्या आपको उधर से चोट लगेगा? ऐसा नहीं ना। इधर से मारे तो इधर से ही चोट लगेगा ना, इधर से मारे तो इधर से ही चोट लगेगा। इसका मतलब ये है। और यदि मैं इधर से मारा भी आपको, इधर से मारा, ठीक है, तो आप और आगे जाइएगा ना। इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स। एफ इक्वल टू न्यूटन इसका यूनिट होता है, मैंने बताया था, सब कुछ बता चुका है। अब देखिए सेकेंड लॉ तो मैंने बता चुका है। अब थर्ड लॉ क्या है, देखिए थर्ड लॉ एक्चुअल में होता क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि मैंने मारा है दीवार में तो दीवार भी मुझे मारा, मैंने जो दीवार को मारा वो उसको पता चल गया, और दीवार ने जब मुझे मारा तो मुझे भी पता चल गया। नहीं भरोसा तो आपको भी पता चल जाएगा, मार के देखो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है कि आप एक काम करो, बोट देखें, बोट चलाने वाले, तो बोट चलाते चलाते जब किनारे आ जाते हैं ना तो क्या करते हैं, बोट के ऊपर जाकर के छलांग मारते हैं और कूद जाते हैं। तो कूद रहे हैं वो तो आगे, लेकिन बोट भी थोड़ा पीछे चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जब आगे जाते हैं तो पीछे से कुछ न कुछ करते हैं। कभी कभी आप चल रहे होते हैं, कीचड़ का टाइम होता है, तो आप हवाई चप्पल पहने हुए हैं, ठीक है, स्लीपर, उससे चलिएगा ना, तो आप जब आगे बढ़िएगा तो जो कीचड़ है ना, कीचड़ वो ऊपर आएगा। ऊपर क्यों आता है जानते हैं? कि जब आगे बढ़ते हैं तो आप पीछे जो है उसको डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। आप जब तैरते हैं तो आप वाटर पर इस तरह से फोर्स लगाते हैं, इस तरह से जब फोर्स लगाते हैं आप बैक की तरफ, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका जो हेड है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना, फिर आप करते हैं तो फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये है वहाँ पर एग्जाम्पल। तो थर्ड इक्वेशन क्या है इसका? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे आसान यही है, ठीक है। मतलब यदि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, इस पर यदि फोर्स लगाया F1, तो ये भी इधर से फोर्स लगाया F1, उतना ही फोर्स लगाया जितना मैंने इस पर लगाया, उतना ही ये इधर लगाया मेरे ऊपर, लेकिन अपोजिट है तो मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने इस बोर्ड को मारा तो मुझे चोट लगा, मुझे पता चला, लेकिन उसको भी चोट लगा होगा, और जितना जोर से मुझे लगा उतना ही जोर से उसको भी लगा, लेकिन उसका अपोजिट है ना, तो उसका हमको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो याद रहे कि F1 जो हमेशा इक्वल होगा, यदि F2 है दोनों इक्वल होगा और ऑपोजिट भी होगा। चलिए ठीक है। तो लॉ ऑफ थर्ड इक्वेशन, थर्ड मोशन का जो है लॉ, उसको आप समझ चुके हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मीडियम मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। संवेग को संरक्षित रखना है, मतलब कंजर्व रखना है। मोमेंटम जो है सो कंजर्व रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। मतलब लीनियर मोमेंटम यदि हम चल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मूव कर रही है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम ये है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बी। ये मास है ma, इसका मास है mb। ये चल रही है कौन से ua वेलोसिटी से, ये चल रही है ub वेलोसिटी से। अब क्या है कि थोड़ा देर बाद ये दोनों जो है सो क्या होती है, कोलाइड कर जाती है, टकरा जाती है, ठीक है। दोनों जब टकरा जाते हैं तो उसमें टक्कर का बीच में जो टाइम लगता है, जितना देर ये दोनों आपस में टकराए हुए रहते हैं, उसको टाइम को नोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टकरा कब सकते हैं? तो उसी समय टकरा सकते हैं जब ये का वेलोसिटी ज़्यादा हो।
मतलब इस कंडीशन में यू ए इज ग्रेटर देन यू बी होगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, टकराएंगे। टकराने के बाद चूंकि ये इसको धक्का दिया तो ये बी जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये से इसको धक्का मिला तो ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा बी। ठीक है, तो बी जो है सो आगे बढ़ गया यहाँ पर और ये रह गया यहाँ पर, और इस टक्कर के टाइम में इसका वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज कर गया, बदल जाएगा, जरूर बदलेगा। तो इसका वेलोसिटी हो गया वी ए, इसका वेलोसिटी हो गया वी बी, इसका मास था एम ए, इसका मास था एम बी। ये ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इस टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट linear momentum before collision is always equal to linear momentum after collision. This is the statement. According to law of conservation of momentum, linear momentum of an object before collision is always equal to linear momentum after collision. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि बिफोर कोलिजन कितना होगा लिनियर मोमेंटम, एम ए इंटू यू, बिफोर कोलिजन निकालते हैं। कोलिजन से पहले इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम प्लस इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम दोनों को जोड़ देंगे तो कोलिजन से पहले वही ना होगा। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, अभी मैंने पढ़ाया था क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना इसका एम ए इंटू यू ए, ठीक है, हाँ, प्लस एम बी इंटू यू बी। ये हो गया लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हम निकालेंगे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर मतलब कोलिजन, टक्कर के बाद। ठीक है, कोलिजन यहाँ पर क्या है, एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। ठीक है, और ये दोनों जो है सो इक्वल होता है, इक्वल होता है ना। आफ्टर कोलिजन equals to before collision, equals to momentum before collision। मतलब है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या था, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, ये है आपका कहानी, मतलब ये फॉर्मूला बनने वाला है और हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, एग्जामिनेशन में ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए मिटाना पड़ेगा हमको, मिटा देते हैं। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ, यू बी इज ग्रेटर देन यू, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ए ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये जानते हैं कि यदि यहाँ पर आते हैं, ये ऑब्जेक्ट इस पर, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, इसका यू ए यू बी। यहाँ पर तो वेलोसिटी पता नहीं चलेगा। यदि ये ऑब्जेक्ट ए फोर्स लगाता है बी पर, उसको मान लेते हैं हम F1। ठीक है, और बी जो फोर्स लगाता है ए पर, उसको मान लेते हैं F2। तो होगा क्या, F1 इज इक्वल्स टू F2, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट होता है। तो F1 विल बी इक्वल्स टू माइनस F। ये मुझे पता चला, कहाँ से पता चला,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मुझे ये पता चला कि F1 जो होगा वो इक्वल होगा किसका, F2 का, विथ नेगेटिव साइन। अब हम लोग कैलकुलेट करना कोशिश करेंगे कि F1 इक्वल टू होगा कितना। F1 है क्या, तो F1 है फोर्स जो मैंने लगाया इस पर, किस पर लगाया, B पर। तो B का जो मास है वो कितना है, mb। तो मास इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ab। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ab। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, ab। उसी तरह से F2 क्या होगा, F2 जो फोर्स लगा रहा है A पर, तो A का मास क्या है, ma इंटू A का एक्सेलरेशन कितना है, a। ठीक है, अब हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, इसको जो है पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F1 की जगह पुट करेंगे mb ab इक्वल्स टू माइनस ma a। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। और चूंकि यहाँ पर b है तो वी बी माइनस यू बी बाई टी, वी बी माइनस यू बी बाई टी। इसी तरह वहाँ भी करेंगे तो माइनस एम ए, और यहाँ पर क्या होगा, वी ए माइनस यू ए बाय टी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। यहाँ तक समझ लीजिए, तो टी और टी तो दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एम पी इंटू वी पी यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम बी इंटू यू बी हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस नहीं क्या होगा, माइनस एम ए वी ए। ठीक है, एम ए कैपिटल में लिखना है, एम ए वी ए, और ये माइनस हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और प्लस करने से क्या होगा, एम ए यू ए, एम ए यू ए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं इसको। तो एम बी यहाँ पर है, एम बी वी बी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कौन से पार्ट को किधर ला रहे हैं आप देखिए, ये जो माइनस वाला पार्ट है दोनों तरफ, इसको बदल दीजिए। ठीक है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर जो है आएगा वो क्या आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट को उधर ले जाना है, तो वहाँ पर जो है पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ पर एम ए यू ए है ना, प्लस यहाँ से उधर ले जाएंगे, इसको क्या हो जाएगा, एम बी यू बी इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, किस तरह लिख रहे हैं, पहले इस वाले पार्ट को लिखते हैं, इक्वल टू फ्यूचर वाला, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था मेरा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये था फॉर्मूला मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस पर, उसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ें।